हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका डिकोड एग्ज़ाम में। डिकोड एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट आर ओ के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली मॉक सीरीज़ में काफ़ी सारे बच्चों का काफ़ी सारा जवाब था, तो भाई मैंने पूछा था बैलेडीना कहाँ है, छत्तीसगढ़ एकदम सही जवाब है। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें इस अब धीरे धीरे पूछता जाऊँगा, तो आप लोग उसका जवाब देते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए। मैं हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और कई सारे बच्चों ने बोला है कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रखिए, तो मैं अब आने वाले सीरीज़ में क्वेश्चंस को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करूँगा। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट टेक्निकल क्वेश्चन जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस सीरीज़ को हम रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे, और जितने भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका एडवांटेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को, साइंस की मॉक सीरीज़ आर ओ के लिए। और आज का जो पहला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के परीक्षण के हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। खाद्य पदार्थ मतलब होता है फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग होती है ना, फूड प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? इसका सही जवाब है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनकी टेस्टिंग करने के लिए हम बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड तो आपका नॉर्मल नमक होता है। ठीक है, एसिटिलीन आपका फलों को पकाने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, और सोडियम कार्बोनेट तो आप लोग जानते ही हैं क्या किस लिए इस्तेमाल होता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सोडियम कार्बोनेट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जल्दी से बता दीजिए। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? ठीक है, ऊन, वूल, रेशम, सिल्क, चमड़ा, लेदर, नायलॉन। ठीक है, इनमें से आपका प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? सॉरी, नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ऊन है, रेशम भी है, चमड़ा भी है, नायलॉन। नायलॉन आपका आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं तो ये सब पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन और कई बार आ चुका है। सिरके में कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है? सिरके की अगर हम बात करते हैं तो सिरका आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सिरका फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। किससे बनता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस को देने वाले व्यक्ति का नाम मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को बताने वाले या इसकी जानकारी देने वाले व्यक्ति के नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, साइट्रिक, मैलिक या एसिटिक? तो भाई इसका सही जवाब है, बच्चों को पता होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया है, आप देख सकते हो। चलो अब यहाँ से शुरू आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट मतलब वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है ना? तो कास्ट स्प्रिट या वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। तो भाई इसका सही जवाब क्या है? कास्ट स्प्रिट हम किसे बोलते हैं? कास्ट स्प्रिट हम बोलते हैं मेथिल अल्कोहल को। किसे बोलते हैं? मेथिल अल्कोहल इज नोन एज कास्ट स्प्रिट। ठीक है, तो ये एकदम करेक्ट जवाब है, इसे याद रखिएगा। और मेथिल अल्कोहल पीने से आदमी को अंधापन की बीमारी हो सकती है, इसे याद रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी धातु अपनी ऑक्साइड की परत में सुरक्षित रहती है? विच मेटल इज सेफ इन इट्स ऑक्साइड लेयर्स? ठीक है, वो कौन सा मेटल है जो उसके ही ऑक्साइड की लेयर में सेफ रहता है? तो गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम जंग इसमें नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे इसे जंग रोधी पदार्थ होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रतिशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? विमंदक मतलब
आपका मॉडरेटर, प्रतिशीतक मतलब कूलेंट। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाला क्या इस्तेमाल होता है? नॉर्मल वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड अमोनियम या लिक्विड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका भारी जल जो D2O होता है वो इन दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। D2O जो होता है बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही मुश्किल से बनता है, और D2O पीने से आपका शरीर का विकास रुक सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत जगह पर होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज़्यादा होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण होते हैं। तो मोमबत्ती डेली लाइफ में यूज़ होने वाला एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। आज के टाइम में इन्वर्टर आने के बाद बहुत ही कम लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कुछ लोग कैंडल लाइट डिनर में मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं ना, कैंडल मोमबत्ती। तो मोमबत्ती जो आपने देखा है, तो मोमबत्ती रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है किस चीज़ का? ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक मतलब एक चेन वाला, या पैराफिन मोम और सिटरिक एसिड। तो इसका देखो पैराफिन मोम से ही बनता है, तो इसका सही जवाब है पैराफिन मोम। अब क्या होता है, शुरू के ऑप्शन इतने खतरनाक है कि उसको देखकर आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश ही नहीं करोगे। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से रिजेक्शन मेथड, और ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं चाहिए। हमेशा जब भी क्वेश्चन नया है तो उसको हमेशा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसके 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन में फिट हो जाएंगे, तो अपने आप ही वो बाहर हो जाएगा। मोमबत्ती आमतौर पर पैराफिन मोम और सिएट्रिक एसिड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपके उत्तर प्रदेश के पेपरों में अक्सर आता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स कार्बन मटेरियल कौन सा है? ठीक है, फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन। क्लियर है? तो देखो सबसे कॉम्प्लेक्स जो कार्बन कॉम्प्लेक्स होता है वो प्रोटीन होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, अब जरा ये बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन है। तो चलो, बायोलॉजी का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी नहीं कराया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है या कहाँ शुरू होता है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फैट, वसा का पाचन, फैट का पाचन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? या एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या वसा का पाइसीकरण हमारे शरीर में कहाँ होता है, या हमारे पाचन तंत्र के किस हिस्से में होता है? ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर के किस हिस्से में होता है? ठीक है, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हेल्ड इन विच पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम या विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी? तो इसका जरा आप सोच के आंसर दीजिएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और मे भी बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता हो, नहीं पता है तो आप बताइए, अगली क्लास में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में सब लोग अपना अपना आंसर देते जाओ, है ना। मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई उनमें सब ये बताया हुआ है, इसीलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर मतलब पेट्रोलियम का मिश्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्राओलियम है ना। पेट्रा मतलब है चट्टान, ओलियम मतलब है तेल, चट्टान का तेल, है ना, वो किसका मिश्रण होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोनेटो, हाइड्रोकार्बन, कार्बनिडो, है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम होता है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया तो मैंने बताया था कि जितना भी हमारा पेट्रोलियम ऑयल्स होते हैं, है ना, पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हम, पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल, जो हमारा कच्चा तेल होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब हम इसी पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पर इसका शोधन करते हैं या इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो हमें अलग अलग छोटी छोटी कार्बन और से लेकर भारी कार्बन की चेन अलग अलग टेम्परेचर पे टूटते हुए मिलती हैं, और हमें मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, बेंजीन, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल सब मिलता है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो एक ही पेट्रोलियम से हमें मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं, इसे याद रखिएगा। मैंने इससे पढ़ाया भी है केमिस्ट्री में, तो आप उसको वहाँ पर देख भी सकते हो। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये करेक्ट जवाब है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब 9 नंबर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
एबेस्टॉस, एबेस्टॉस किससे बनता है? ठीक है, केमिस्ट्री का एक जनरल क्वेश्चन है। एबेस्टॉस, एबेस्टॉस जो होता है एक पदार्थ होता है जो किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन है कैल्शियम मैग्नीशियम, तांबा जिंक मैग्नीज, सीसा और लोहा, कैल्शियम एंड जिंक। तो देखो आमतौर पे एबेस्टॉस की अगर हम बात करते हैं तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब हम एबेस्टॉस की बात करते हैं, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, क्यों? ठीक है, जब तंबाकू का धुआं होता है, कारों से निकलने वाला धुआं होता है, या फिर हम बात करते हैं आप हुक्का पीते हैं, आजकल हुक्के का चलन बहुत चल गया है, तो जो हुक्का आप इनहेल करते हो तो इनमें जो धुआं आपको मिलता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसमें ठीक है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो दम घोटू गैस कहलाती है। दम घोटू गैस या स्मर्गुलेटिंग गैस कहलाती है। इस स्मर्गुलेटिंग गैस या दम घोटू गैस की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड में मिलती है आरबीसी से, और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, और उसके बाद क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है, हपन होती है। जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनको दौड़ा लो आधा किलोमीटर, देखो हप जाएंगे, एकदम जबान बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई तंबाकू जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो तंबाकू का धुआं है, या आप इसके साथ रह रहे हो, या फिर आजकल के टाइम में अगर जितने भी अपने उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर देख लो, लखनऊ, कानपुर, इन सब में ये पोल्यूशन कॉमन है। आप तंबाकू पियो ना पियो, हुक्का पियो ना पियो, ये एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड उसका मेन कंपोनेंट भी है। तो इसे याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेल करने पर आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है। ठीक है, मेथिलीन, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा नहीं करते। निकोटीन जो होता है आपको चाय में पाया जाता है, ठीक है, और जितना बोल सकते हैं कि एक तरह का नशीले पदार्थों में ही पाया जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये सुगंधित पदार्थों में यूज़ होता है, और मेथिलीन तो एक तरह का कंपाउंड होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं, स्मर्गुलेटिंग गैस या दम घोटू गैस, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक सर्वाधिक मजबूत है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ग्रेफीन। तो भाई देखो इसमें ग्रेफीन सीधा सीधा कॉमन ऑड वन आउट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, पीतल, पीतल जो होता है आपका ब्रास होता है, ब्रास कॉपर और जिंक से बना होता है। जर्मन सिल्वर, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैं आगे आपसे पूछूंगा लेकिन मैं यहीं से पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है, और कमेंट में आप लोग इसका आंसर दो कि जर्मन सिल्वर में कितने परसेंट सिल्वर पाया जाता है? ठीक है, 10%, 5%, 1%, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए जर्मन सिल्वर में कितने परसेंट सिल्वर पाया जाता है ना। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन, ये एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है, तो इसका कंपोजिशन या इसकी संरचना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा एक्शन करोगे उतना बढ़िया रिएक्शन होगा। देखो क्लास न्यूटन के तीसरे नियम पे चलती है ना, न्यूटन का तीसरा नियम, आप जितना बेहतर करोगे मैं उससे बेहतर आपको दूंगा, ये याद रखिएगा। आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे दीजिए, ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से ढूंढ सकते हो, और मुझे इसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? घर में आप लोग बर्तन इस्तेमाल करते हो, बर्तन के ऊपर जो कलाई होती है, और वो जो बोल सकते हैं कि जो चमकदार पदार्थ होता है वो क्या होता है? एलम होता है, कोलोमेल होता है, जिंक क्लोराइड होता है, या जिंक ऑक्साइड होता है? ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर होगा? तो भाई आमतौर पर जो बर्तन पे चमकीली कलाई होती है वो जिंक ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? जिंक ऑक्साइड। तो इसे याद रखिएगा। एलम तो आपका फिटकिरी है, ठीक है। कैलोमेल पानी के शोधन में इस्तेमाल होता है, और जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ होता है मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई एलम तो पानी का, ये दोनों पानी के शुद्धिकरण में यूज़ होते हैं, पानी के शुद्धिकरण में, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। कोलोमेल
कोलेमेल भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। जिंक क्लोराइड कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसका डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, बहुत अच्छा यूज़ है, ज़रा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपका फायर प्रूफ या फायर प्रूफ जो आपके क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो भैया देखो, इसमें एल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल हम करते हैं आमतौर पर, इसे याद रखिएगा। फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये ज़्यादातर आपका नॉर्मल चीज़ों में यूज़ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में या हाइड्रोलाइजेशन में हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, सोना, निकेल, जस्ता, तो निकेल, इसे याद रखिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है, बिल्कुल गलत। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे सही क्या, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, 10 × 3⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट यही होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हमें सूर्य, वास्तविक सूर्योदय के से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक है, बिफोर सनराइज वी फाउंड सनराइजेस, वाई, बिकॉज, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्तन मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या आंसर होगा, इसमें आंसर होगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला होना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन जो होता है वो सीढ़ी वगैरह जो आप देखते हैं ना उसमें होता है। सो सीढ़ी को आप अलग अलग एंगल पर नचा दो, चमकती है, वो डिफ्रैक्शन है, विवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आपका मिराज या मृग मृच्छिका, ऑप्टिकल फाइबर डिवाइसेस, एंडोस्कोपी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सनसेट और जो सूरज डूबने के बाद या सूरज निकलने से पहले हमें सूरज जो दिखाई देता है वो उसकी कारण क्या है, उसका कारण है आपका रिफ्रैक्शन या प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सनसेट और सनराइज होने से पहले हमें देर तक दिखाई देता है, सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले ही सन हमें दिखाई दे जाता है, उसकी वजह लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य को हम किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। दाब को किस में नापते हैं, पास्कल में। ऊर्जा को किस में नापते हैं, जूल में। और उच्च वेग को किस में नापते हैं, मैक में। तो इसका सही जवाब होगा 1 2 3 4, 3, सी वाला सही है, बी वाला नहीं, सी वाला सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एकदम सही है, तो इसे याद रखिएगा। सिंपल सा, उच्च वेग को मैक में नापते हैं। मैक क्या होता है, मैक एक अनुपात होता है, मैक नंबर होता है, वस्तु का वेग बटे ध्वनि का वेग, इसे हम मैक नंबर से इंडिकेट करते हैं, है ना, मैक नंबर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधा देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटना में से किसके कारण होता है। जब आप सोलर एक्लिप्स होता है, क्या होता है, सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के दौरान खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, सोलर एक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य के से कुछ किरणें निकल रही होती है जो हमारी आंख की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है, उसमें जलन हो सकती है। तो वो इनमें से किस वजह से होती है, उसके टेम्परेचर के कारण, उसके इंद्रधनुषीय, या बोल सकते हैं आपका इंद्रधनुष से निकलने वाले प्रकाश के कारण,
रेनबो के जो लाइट है अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण या इंफ्रारेड प्रकाश के कारण। तो देखो ए और बी तो इररिलेवेंट है, उसका देख सुन के आप इसे बाहर कर दोगे, बचा क्या सी और डी। तो सी और डी में देखो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती है बहुत खतरनाक होती है ना। और उससे हमें 3 तरह की यूवी रेज मिलती है, ए बी और सी कैटेगरी की। इसमें सबसे खतरनाक सी होती है, लेकिन कभी अर्थ तक नहीं पहुंचती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो यूवी रेज होती है ए और बी, इसमें से बी को फिल्टर कौन करता है, फिल्टर करता है ओजोन। तो यूवी रेज को मेजरली फिल्टर करने का काम किसका होता है, ओजोन का। ओजोन इसे एब्जॉर्ब करके खुद बनाता जाता है। और हमारे अर्थ की सतह पर कौन सी यूवी रेज आती है, ए। जो आप धूप खाते हो ना अक्सर, ठंडक में बैठ के कि धूप खा रहे हैं, या गर्मियों में जो धूप आपको लगती है वो यूवी रेज ए की वजह से होती है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या हमारे पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणें आती है या अल्ट्रा वायलेट प्रकाश आता है, तो आता है कौन सा आता है, ए बी की सी। तो इसका आंसर है ए, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक ऐनक, ऐनक मतलब गॉगल्स स्पेक्टिकल जो आप लगाते हो, की पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो हमेशा याद रखिए पावर इज 1/f, है ना, मीटर में। पावर किसी भी चीज की है तो वो फोकस दूरी की उल्टी होती है। तो अगर हमें फोकस दूरी निकालनी है तो वो हो जाएगी 1/2, ये आपकी फोकस दूरी, लेकिन ये मीटर में आएगी। ठीक है, इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। क्यों नहीं करना है, न्यूमेरिकल नहीं करना है। अरे थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अक्सर आता है पेपर में और आसान होता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पाते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है। जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा। तो देखो होमी जहांगीर भाभा ने तो न्यूक्लियर फिजिक्स में काम किया है, तो ये तो फिजिक्स में हो गए। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने बायोलॉजी, सीवी रमन ने फिजिक्स, है ना। जगदीश चंद्र बोस जो है उन्होंने दोनों में काम किया है, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों में। ठीक है, तो ज़रा आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने फिजिक्स में कौन सा चीज़ बताई है और बायोलॉजी में कौन सी चीज़ बताई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करके चुनिए। इकाई और इसका इस्तेमाल करने वाला कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना। वॉट, नॉट, नॉटिकल माइल, कैलोरी। ठीक है, वॉट, वॉट आमतौर पर शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, नॉट, नॉटिकल माइल, कैलोरी, कैलोरी आपकी ऊष्मा की इकाई होती है। ठीक है, नॉट और नॉटिकल माइल। ठीक है, अब देखो ए का 4 तो आपके पास एक ही है कि नहीं, और ए का 4 एक ही है, तो भैया सीधे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं। नॉट आपका समुद्री माइल और नॉटिकल माइल नौ संचालन के लिए होता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बार कई बार रिपीट हुआ है। द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वर इक्वल, वह तापमान जिस पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, वो बताना आपको, है ना। तो कौन सा तापमान है, तो सबको रटा हुआ होता है -40°, है ना। देखो होता क्या है, पैमाने देख लेते हैं, C/100, F/32/180 और K -273/100। 0 0 0 कैंसिल कर दो। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, इसका इस्तेमाल करके आप कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पर बराबर होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसे रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, F-32/9 इज इक्वल्स टू C/5। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन है। ठीक है,
तो वो कौन सा टेम्परेचर जैसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है, एफ बराबर सी बराबर एक्स मान लो और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स माइनस 32/9 एक्स अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x 160 और 9x, तो 4x इज इक्वल्स टू 160। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -40। ये सिंपल सा होता है, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है जो अभी पेपर डिफिकल्ट होगा तो आएगा, और जरा इसको हो सकता है कई लोगों को इसका आंसर बताओ। फ़ारेनहाइट और केल्विन किस टेम्परेचर पर बराबर होते हैं, जरा इसे कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना आप लोग। वो टेम्परेचर बताओ जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर हो। इसका तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी, मैंने क्यों बताया, ताकि आप लोग इसे समझ जाओ। और अब आपके पास मैंने एक क्वेश्चन आपको और दे दिया है होमवर्क के लिए, कमेंट में इसको बताओ, इसको पता है तो बहुत अच्छा है। वो टेम्परेचर जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे। ठीक है, तो गीले कपड़े जल्दी किस टेम्परेचर पे सूखेंगे, तो देखो हाई टेम्परेचर होगा तो गीले कपड़े सूखेंगे ही सूखेंगे। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर का तो हमें देखना ही देखना है ना। तो भैया ये और ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए अपने आप ही, ठीक है। अब आर्द्रता क्या होगी, आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए कि कम, तो आर्द्रता जितनी कम होगी कपड़ा उतनी जल्दी सूखेगा। नमी ज़्यादा होगी कपड़ा टाइम लगाएगा, और नमी कम होगी ड्राइनेस ज़्यादा होगी कपड़ा जल्दी सूखेगा। तो भैया नमी कम कौन सी है, ये वाली। तो सीधा सा लॉजिक है। देखो लॉजिक लगाओगे ना तो अपने आप ही सब क्लियर है, लेकिन आप लॉजिक के पीछे नहीं भागते हो, नया क्वेश्चन है कैसे करेंगे छोड़ दो। नहीं भाई, छोड़ना नहीं है आपको लॉजिक लगाना है। भाई कपड़ा सुखाना है, कपड़ा सुखाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए कि लो टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर 20 है कि 60 है, 20 बिल्कुल नहीं है, तो 20 वाले दोनों अपने यहाँ पे निकल गए। अब 60 वाला बचा। अब 60 वाले में देखो आर्द्रता एक में ज़्यादा एक में कम है। अब ज़्यादा आर्द्रता चाहिए, कम आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, नमी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, पानी, है ना। और पानी होगा तो कपड़ा जल्दी कहाँ सूखेगा। नमी कम होगी तो एटमॉस्फेयर आपके कपड़े से नमी को जल्दी खींच लेगा, है ना, पानी को जल्दी खींच लेगा, इसीलिए कम आर्द्रता पे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सिंपल सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्यों, या नहीं करना चाहते हैं। देखो हमेशा याद रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके लॉजिक को टेस्ट करने के लिए बनते हैं, तो बहुत आसान होते हैं, बस आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, आरओ में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। वेवलेंथ, इसमें से किस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो देखो याद रखिएगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट मतलब बैगनी की सबसे कम होती है। तो सबसे कम पूछ रहा है तो भैया यहाँ पे हो जाएगा बैगनी, और अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो लाल होता। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों। ठीक है, उत्पत्तित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, बिल्कुल गलत। रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अधिक होता है, बिल्कुल कम। ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम नहीं होता है, ये एकदम सही है। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर होते हैं, बिल्कुल गलत है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में अगर दो लोग हैं तो वो एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं, क्यों, क्योंकि बोलने में साउंड यूज़ होता है और साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, लाइट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। इसलिए जब बिजली खड़कती है तो बिजली पहले दी जाती है, आवाज़ बाद में आती है, क्यों, क्योंकि वो मीडियम के थ्रू आती है। और जब आपका लाइट होता है उसे आगे बढ़ने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होती है। तो ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए होता है, और वहाँ पर चंद्रमा की सतह पे से कोई माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए कोई व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है, क्लियरली
सुस्पष्ट मतलब क्लियरली, ट्रैक मतलब ट्रैक ही होता है, पता किया जाता है, हिंदी में से बोलते हैं कि उसकी स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। किसके द्वारा? रडार, डॉपलर, सोनार, पल्सर। तो देखो रडार, सोनार, सोनार जो होता है समुद्र की गहराई के लिए होता है। और अगर हम रडार की बात करते हैं तो रडार जो होता है, सोनार साउंड वेव पे काम करता है, रडार रेडियो वेव पे काम करता है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर तक काम कर सकता है, ठीक है, और कुछ और जगहों तक काम कर सकता है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह के लिए उसको ट्रैक करने के लिए हम उसका इस्तेमाल किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉपलर प्रभाव का। किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉपलर प्रभाव का, ठीक है। बहुत से लोग इसमें रडार लगाएंगे लेकिन रडार गलत है, ठीक है, क्योंकि रडार एक हद तक इसकी लिमिट होती है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह के लिए हम ज़्यादातर डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, रडार का इस्तेमाल नहीं करते। पल्सर तो एक तरह के पिंड होते हैं, तो पल्सर को छोड़ दीजिए, इस पर रेडिएशन एमिट होती है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता है वो कौन सी तरंगे कहलाती हैं? ठीक है, आमतौर पर प्रकाशीय तरंगों का ध्रुवीकरण हो सकता है, ये एकदम सही है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाशीय तरंगे ज़्यादातर वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं, इनका भी ध्रुवीकरण हो सकता है। अनुप्रस्थ तरंगों का भी ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंगे मतलब साउंड या ध्वनि तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब क्या है? डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो सबसे ज़्यादा गति कहाँ पर होगी? ठीक है, वायु में, जल में, इस्पात में, तो भैया ध्वनि का घटता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा इस्पात में होगी, फिर आपका जल में, और सबसे कम वायु में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस्पात में ज़्यादा होती है, फिर जल में, फिर वायु में। पहला वाला ही सही है, कई बार पेपर में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अलग अलग, देखो क्वेश्चन हमेशा इसी मतलब क्वेश्चन की भावनाएं यही रहती हैं, बस क्या होते हैं बोलने का तरीका या रिप्रेजेंट करने का तरीका या लैंग्वेज बदल जाती है, तो भावनाओं को समझिएगा आप, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है अनुरण, ठीक है, रिवर्बरेशन विशेषता बड़े गिरजाघर तथा अन्य भवनों में प्रतीत होता है। दीवारें, छत, धरातल में से ध्वनि का परिवर्तन हो सकता है। अनुरण क्या होता है कि कहीं पर अगर ध्वनि का कोई स्रोत बना हुआ है, उत्पन्न कर रहा है ध्वनि, और उसके बंद होने के बाद भी लंबे समय तक हमें ध्वनि की आवाज़ सुनाई दे, इसे हम बोलते हैं अनुरण, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि अनुरण गिरजाघर अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। बिल्कुल, गिरजाघर का घंटा बजा, टन, घंटा बजने के बाद भी आवाज़ आ रही टन, है ना। या फिर आप बड़े भवनों में जाते हैं, आवाज़ जहाँ पर गूंजती है ना, तो प्रतीत होता है, एकदम सही। इसकी वजह बता रहा है, दीवार, छत व धरातल से ध्वनि का परावर्तन होता है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। अनुरण बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अनुरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? साउंड एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गए हमारे टॉप क्वेश्चंस जो आज के थे। कैसा लगा? बढ़िया लगा तो लाइक और शेयर करते जाइए, और अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन को और आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं उन सबको पूरा करते हुए हम सारी चीज़ों को करेंगे। इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल भी परेशान, हताश, निराश ना हो, मैं सबको लेकर चलूँगा और हम लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो लगे रहिए और कनेक्ट रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।